up to metal plates known as electrodes. जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। दो मेटल की प्लेट्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। कनेक्टेड विथ बैटरी, जो कनेक्टेड होंगी किसके साथ, बैटरी के साथ कनेक्ट होंगी। अच्छा, जबकि वोल्टिक सेल में कोई बैटरी वगैरह नहीं होती। वोल्टिक सेल में जो दो हाफ सेल होंगे, एक में ऑक्सीडेशन होगी, दूसरे में रिडक्शन, मगर वो खुद करंट प्रोड्यूस करता है। उसमें उनको बैटरी के साथ कनेक्ट, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को क्या करते हैं, बैटरी के साथ हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रोड which is connected with negative terminal a battery is called cathode। जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड। at which electrons enter in solution। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो एंटर होते हैं सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन जो एंटर होते हैं सॉल्यूशन में, वो किसके जरिए होते हैं, कैथोड के जरिए, और लीव करते हैं इलेक्ट्रॉन किसको, एनोड को। कैथोड इज इलेक्ट्रोड at which electrons are gained। ये थोड़ा वो इलेक्ट्रोड है at which electrons are gained, reduction occurs। अच्छा, कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गेन होते हैं। मतलब जो पालतू स्पीशीज होंगी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, वहां गेन करेंगे। रिडक्शन occur होगी। द इलेक्ट्रोड which is connected with positive terminal a battery is called anode। ठीक है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं जिस इलेक्ट्रोड को, उसको हम क्या कहते हैं, एनोड। at which electrons are lost। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लॉस होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लॉस होते हैं, या इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूज होते हैं। ठीक है, मतलब एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे।
इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, जो सर्किट के जरिए किधर जाते हैं, कैथोड की तरफ जाते हैं। ठीक है, एट एनोड ऑक्सीडेशन अकर्स। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लीव एनोड। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनोड को क्या करते हैं, लीव करते हैं। एनोड को क्या करते हैं, लीव करते हैं, एनोड को छोड़ देते हैं। ठीक है, और जाते हैं किधर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लीव एनोड एंड एंट्रैक्ट कैथोड। अच्छा, जिस अमल के तहत इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उस अमल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोलाइसिस होगी। इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी तो ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या, द मूवमेंट ऑफ केटाइन एंड एनाइन। इसका मूवमेंट होगा केटाइन एंड एनाइन का टुवर्ड्स द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव electrodes under the influence of electric current। जाहिर है इलेक्ट्रिक करंट के असर की वजह से हो रहा है। इस काल इलेक्ट्रोलाइसिस, इस अमल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। अच्छा, अब हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस किसकी, ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, याद कर लो, कॉपर क्लोराइड को जब पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे आप लोग तो आयनाइजेशन होती है, आयनाइज हो जाता है। कॉपर आयंस अलग हो जाते हैं, क्लोराइड आयंस अलग हो जाते हैं। देखो, कॉपर क्लोराइड है, उसको वाटर के अंदर हमने क्या किया, डिसॉल्व कर दिया है, तो कॉपर आयंस एक्वस सॉल्यूशन। दूसरे क्या होंगे, क्लोराइड आयंस होंगे, ये भी एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो मेटल की प्लेट्स होती है, दो, एक को जोड़ते हैं नेगेटिव के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं, कैथोड। जिसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ रहे हैं इसको क्या बोल रहे हैं हम, और जिसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे
उसको हम कहते हैं एनोड। और इसके अंदर जो सॉल्यूशन है किसका है? कॉपर क्लोराइड का है। कॉपर क्लोराइड। एक चीज आपको बता दूं इसके अंदर, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन किसी भी साल्ट का, उसके प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि आपको इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, ये बहुत मुश्किल होता है। और ये डिपेंड करता है उस आयंस की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर, क्योंकि वाटर भी इसके अंदर मौजूद है। वाटर में भी हाइड्रोजन आयन केटाइन है। वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है वो भी तो केटाइन है ना, कॉपर आयन केटाइन, तो वाटर में भी हाइड्रोजन आयन भी क्या केटाइन है। और वाटर में OH आयन एनाइन है, क्लोराइड के साथ OH का भी मुकाबला है। उसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आयंस तो ज्यादा हो गए। नहीं, कॉपर आयन के साथ साथ हाइड्रोजन आयन भी मौजूद है वाटर में पार्शली। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है और OH आयन की भी कंसंट्रेशन होती है। तो इसका मतलब है पॉजिटिव आयन भी दो टाइप के हो गए और नेगेटिव आयन भी दो टाइप के हो गए। अब कौन से आयंस जाकर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे या कौन से आयंस ऑक्सीडाइज होंगे, ये डिपेंड करता है उन आयंस की मतलब नेचर पे, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करता है। ये इलेक्ट्रोलाइट के नेचर का क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए उनका जो प्रोडक्ट है उनको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब कॉपर आयन का मुकाबला हाइड्रोजन आयन के साथ है, तो याद कर लो, कॉपर आयन हाइड्रोजन आयन से कॉपर जो आयंस है ना, उनकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल आगे पढ़ाऊंगा टॉपिक, रिडक्शन पोटेंशियल नोट कर दो। तो इसका मतलब है जिन आयंस की रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा है, वहां पे वो आयंस रिड्यूस हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयन रिड्यूस नहीं होगा। तो यहां पे मुकाबला कॉपर आयन और हाइड्रोजन आयन का है। तो कॉपर आयन की रिडक्शन पोटेंशियल होती है 0.34 वोल्ट और हाइड्रोजन आयन की रिडक्शन पोटेंशियल है 0.0 वोल्ट। अब क्या हुआ, कॉपर आयंस जीत गए, तो रिड्यूस कौन होगा? कॉपर आयंस होंगे, हाइड्रोजन आयन रिड्यूस नहीं होंगे, हाइड्रोजन आयन कैथोड पर जाकर रिड्यूस नहीं होगी। अब OH आयन का मुकाबला क्लोराइड के साथ है, तो क्लोराइड आयंस इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं OH आयन के मुकाबले में। तो उसका मतलब वहां पे OH से जीत हो गई, किसकी? क्लोराइड की। मगर इसके अंदर वाटर मौजूद है। हाँ, अगर आप सपोज करते हैं मोल्टेन कॉपर क्लोराइड लेते, तो मोल्टेन कॉपर क्लोराइड में इनका मुकाबला किसी के साथ नहीं है। मोल्टेन का मतलब उसके अंदर वाटर का आपने ऐड किया ही नहीं है, तो उसमें केटाइन भी एक टाइप का है, एनाइन भी क्या है, तो लाजिम बात है वही रिड्यूस ऑक्सीडाइज होंगे। मगर जब आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसा सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो अब सोडियम क्लोराइड जो है उसमें जो सोडियम आयंस हैं उनकी रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से क्या होती है, कम होती है, माइनस की होती है, तो सोडियम आयन रिड्यूस नहीं होंगे। मतलब NaCl जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो सोडियम आयन रिड्यूस नहीं होंगे, मगर उसकी जगह पे क्या रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हो जाएंगे। और फिर क्लोराइड का मुकाबला OH के साथ होगा, तो वहां पे क्लोराइड जीत जाएगा, एनोड पर क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो इसका प्रोडक्ट मतलब जो है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, ये सब प्रेडिक्ट करना कि इलेक्ट्रोड पर कौन से आयन जाकर रिड्यूस होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, ये थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, अब क्या होगा इनमें, इसके अंदर ये होगा कि कॉपर आयंस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे कैथोड पर, कैथोड पर जाएंगे। तो रिएक्शन एक कैथोड, कैथोड पर कॉपर आयंस जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। देखो, कैथोड पर कॉपर आयंस गए, इलेक्ट्रॉन क्या किया उन्होंने, गेन किया, कॉपर मेटल बन गया, कॉपर सॉलिडिफाई हो गया। इसका मतलब है कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। कॉपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होगा किस पर, किस पर, कैथोड के ऊपर। इसका मतलब है कॉपर की कोटिंग हो जाएगी कैथोड के ऊपर। अच्छा, तो कॉपर आयंस कैथोड
चले गए, जो कैथोड पर गया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, कॉपर मेटल बन गया, इसको कहते हैं रिडक्शन। और ये कॉपर डिपॉजिट हो गया, इसको इस तरह लैंग्वेज लिखा जाता है डिपॉजिट होना। सॉलिड जो होता है वो हमेशा डिपॉजिट होता है। अच्छा, उसके बाद है रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड पर जाएंगे क्लोराइड आइंस, क्लोराइड आइंस जाएंगे, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, क्लोरीन गैस बना लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, वो लूज कर देंगे। क्या यहां पे क्लोरीन गैस के बारे में हम कह सकते हैं डिपॉजिट होगी, रिलीज होगी? क्योंकि गैस है ना, वो डिपॉजिट नहीं होगी, मैं बता देता हूं। ये कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर, मगर क्लोरीन गैस डिपॉजिट नहीं होगी। ये नहीं अगर लैंग्वेज लिखा हो क्लोरीन गैस डिपॉजिट, रिलीज होगी। क्लोरीन गैस उसके ऊपर डिपॉजिट नहीं होगी, मगर क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो क्या मिल गया आपको, कॉपर मेटल मिला और क्लोरीन गैस भी। अगर आप उसको सम करोगे, ऐड करोगे, तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 में कैंसिल हो जाएंगे, कॉपर आइंस और क्लोराइड आइंस। रिएक्टेंट साइड पर ये भी एक्वियस है, ये भी एक्वियस है। अब प्रोडक्ट साइड पर क्या लिखा होगा, कॉपर सॉलिड क्लोरीन गैस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये रिडक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद खुद नहीं होगा। कुछ रिडक्स रिएक्शन ऐसे होते हैं जो खुद खुद हो जाते हैं, तो ये रिडक्स रिएक्शन खुद खुद नहीं होगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन है। जो हो रहा है किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। देखो इसके अंदर क्या हुआ, कॉपर में क्या हुई है, रिडक्शन, और क्लोरीन में क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर में हुई रिडक्शन। तो है तो रिडक्स रिएक्शन, मगर नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्या ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होगा। अब आते हैं मैं यहां पे इलेक्ट्रोलाइट लिख देता हूं, और यहां पे कैथोड प्रोडक्ट, और यहां पे लिख देता हूं एनोड प्रोडक्ट। अब आते हैं डाउन स्ट्रीम पे। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl है, NaCl मोल्टन फॉर्म में है, तो उसका मतलब है NaCl जो होगा सॉलिड में है, ये उसको मेल्ट कर देंगे, क्या करेंगे, सोडियम आयंस लिक्विड फॉर्म में, क्लोराइड आयंस भी लिक्विड फॉर्म में। एक्टिव नहीं है ये, मगर इसको ने क्या किया है, मोल्टन NaCl लिया, तो मोल्टन के प्रोडक्ट करना आसान है।
तो क्या मिलेगा हमें? कैथोड पर मिलेगा सोडियम मेटल। कैथोड पर क्या मिलेगा हमें? सोडियम मेटल मिलेगा। क्यों? रेडिएशन एट कैथोड होगा ना, कैथोड। अच्छा, तो कैथोड पर क्या होगा? सोडियम आयन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, सोडियम मेटल मिल जाएगा। सोडियम मेटल मिलेगा कैथोड पर। और एनोड पर एनोड, एनोड पर क्या जाएगा? क्लोराइड आयन जाएंगे, किसमें तब्दील हो जाएंगे? क्लोरीन गैस में, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। इसका मतलब है क्लोरीन गैस मिल जाएगी यहां पे एनोड पर। इस प्रोसेस को कहते हैं डाउन सेल। डाउन सेल होता है सोडियम मेटल बनाने के लिए, और क्लोरीन गैस भी इसमें बनती है। अच्छा, अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। of aqueous solution of NaCl, aqueous solution। तो देखो सोडियम क्लोराइड है ये, वाटर मौजूद है उसके अंदर। क्या मौजूद है? वाटर मौजूद है। तो क्या मिलेंगे? सोडियम आयंस। ये भी एक्वस में, और ये क्लोराइड आयन ये भी क्या है? एक्वस में। अच्छा, अब क्या होगा? कैथोड पर क्या मिलेगा? पता है कैथोड पर सोडियम आयन रिड्यूस नहीं होंगे। वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड का रिएक्शन। तो यहां पे लिख देता हूं सामने, क्योंकि अब जगह नहीं है इधर, तो ये मैं इधर यहां पे लिख देता हूं। यहां पे ये रिएक्शन लिख देता हूं। कैथोड प्रोडक्ट मैं आपको लिख देता हूं, पहले कैथोड का प्रोडक्ट लिख देता हूं। कैथोड का प्रोडक्ट मिलेगा आपको हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन लिख देता हूं, ठीक है। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी रिडक्शन होगी। वाटर के मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन आयंस वो रिड्यूस हो जाएंगे। हाइड्रोजन आयंस क्या हो जाएंगे? रिड्यूस होंगे हाइड्रोजन गैस में, और बाकी बचेंगे 2 OH आयंस। क्या बच जाएंगे? 2 OH आयंस। अच्छा, इस पर आपको मिलेगी क्लोरीन गैस, क्योंकि जो क्लोराइड आयंस हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं OH आयन के मुकाबले में। OH आयन के मुकाबले में क्या ऑक्सीडाइज क्या होगा? क्लोराइड आयंस। अच्छा, अब आपको मिला क्या? हाइड्रोजन गैस मिल गई और क्लोरीन गैस। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस मिल गई। अच्छा, अब जो सोडियम आयंस है मिलेंगे OH आयन के साथ। ये जो सोडियम आयंस है ये मिलेंगे OH आयन के साथ, और क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम, इसका मतलब इसके जो प्रोडक्ट होंगे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होगा, अलग मिलेगा आपको। हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी और क्लोरीन गैस भी मिलेगी। इसका मतलब है NaCl के जब आप इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो आपको 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, NaOH, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। कैथोड का प्रोडक्ट कौन सा है? हाइड्रोजन गैस है। एनोड का प्रोडक्ट कौन सा है? इसके अलावा बाय प्रोडक्ट कौन सा है? NaOH। NH बाय प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि सोडियम आयंस और OH आयंस ये वाले ये मिलकर NaOH बना लेते। तो ये प्रोसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन को यूज कर सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो प्रिपरेशन है वो
NaCl के एक्टिव सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस से हो जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइट यहां पे लिख देता हूं मैं, कैथोड प्रोडक्ट और एनोड प्रोडक्ट। अगर क्वेश्चन आ जाता है Na का एक्टिव सॉल्यूशन हो सोडियम नाइट्रेट का, तो इसमें कौन सी आयंस होगी बताओ? सोडियम आयंस है ना, सोडियम आयंस तो रिड्यूस हो गई नहीं एक्टिव सॉल्यूशन में, उसकी जगह पे हाइड्रोजन आयंस रिड्यूस होंगे हाइड्रोजन गैस, और बाकी बचे नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन से OH आयन इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। नाइट्रेट आयन के मुकाबले में जो OH आयन है वो इजीली क्या हो जाएंगे और ऑक्सीजन गैस में लेके आप ऑक्सीजन गैस में जाएंगे। अच्छा, कॉपर सल्फेट, इसका एक्टिव सॉल्यूशन, अच्छा कौन से कैटायन? कॉपर आयंस। अब इसमें कॉपर आयंस हैं तो आपको पता है कॉपर आयंस का मुकाबला जब हाइड्रोजन आयन के साथ होता है तो कॉपर रिड्यूस होता है, हाइड्रोजन आयन रिड्यूस नहीं होते, तो कॉपर मेटल। और सल्फेट आयन और OH आयन का जब मुकाबला होता है तो OH आयंस ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, OH आयंस ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन गैस मिलेगी यहां पर, कॉपर मेटल और ऑक्सीजन गैस। सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, OH आयन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद है कॉपर क्लोराइड एक्वस, तो क्या मिलेगा आपको? कॉपर मेटल और यहां पे क्लोरीन गैस। H2SO4 एक्वस, इसमें आपको पता ऑलरेडी हाइड्रोजन आयंस हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में कौन से आयंस हैं? पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस। वाटर में भी कौन से हैं? तो लाजिम बता हाइड्रोजन गैस मिलेगी, हाइड्रोजन, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस होते हैं। जो हाइड्रोजन गैस में तब्दील है। अच्छा, अब सल्फेट आयन का मुकाबला किसके साथ है? OH के साथ, तो क्या मिलेगी आपको? ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? ऑक्सीजन गैस। अच्छा, अगर आ जाता है क्वेश्चन कैल्शियम क्लोराइड एक्वस, एक्वस कैल्शियम क्लोराइड, क्या मिलेगा? कैल्शियम, यहां पे बुक में एक गलती है, मैं बता देता हूं, यहां पे हमारे बुक में जो एग्जांपल दी है उन्होंने कैल्शियम क्लोराइड की दी है एक्वस की, तो मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड में हो जाएगा, कैल्शियम आपको मिलेगा कैथोड पर और क्लोरीन मिलेगी एनोड पर। मगर ये बात कर रहा हूं मैं किसकी? यहां पे एक्वस है, एक्वस में कैल्शियम आयंस रिड्यूस नहीं होते। बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है ना, भले आप चेक कर लो, एक्वस सॉल्यूशन अगर का कैल्शियम क्लोराइड का है तो आपको कैल्शियम कैथोड पर कभी नहीं मिलेगी। कैल्शियम आयन से हाइड्रोजन आयंस के लिए रिड्यूस हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस, और यहां पे क्लोरीन गैस। हाँ, अगर आ जाता है क्वेश्चन कैल्शियम क्लोराइड मोल्टिन, मोल्टिन हो जाए तो कैल्शियम आयंस मिलेंगे कैथोड पर आपको।
और क्लोरीन गैस मिलेगी एनोड पर। अगर मोल्टेन NaCl हो, कैल्शियम क्लोराइड, तो जैसे आपको नहीं पढ़ा था मोल्टेन NaCl होता है इस तरह। तो इसका मतलब है अगर अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल आपको हासिल करना है तो उनके मोल्टेन क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इनके एक्टिव सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करेंगे। इसकी अल्कली और अल्कलाइन जो अर्थ मेटल्स हैं इनकी आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है, उनको मेटल को हासिल करना है, अल्कली मेटल को, तो इनके एक्टिव सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें ये मेटल नहीं मिलेंगे। मोल्टेन जो उनके क्लोराइड्स हैं उनकी जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमें एक अल्कली मेटल मिल जाएगा और अल्कलाइन अर्थ मेटल भी मिलेगा। तो इसका मतलब अगर कैल्शियम हासिल करना चाहते हैं, मेटल बनाना चाहते हैं, तो मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। अगर सोडियम मेटल बनाना चाहते हैं तो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ना कि एक्टिव सोडियम क्लोराइड। तो ये ध्यान में रखना। तो ये था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब आते हैं हम वोल्टिक सेल पे। या गैल्वानिक सेल। ठीक है, इट इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा विथ हेल्प ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन से मतलब एक स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन होगा और उसके जरिए क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। मतलब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी स्पॉन्टेनियस तरीके से। मतलब जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, किसके तरीके से, स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन से। स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन एग्जांपल, डेनियल सेल, जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड, जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड, जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड होगा। अच्छा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सॉरी वोल्टिक सेल, जो वोल्टिक सेल है कोई भी वोल्टिक सेल हो, डेनियल सेल हो, कोई भी हो, वोल्टिक सेल कंसिस्ट अप टू हाफ सेल्स। इनके अंदर 2 हाफ सेल जरूर होंगे। क्या होंगे? 2 हाफ सेल लगे होंगे इसके अंदर। अच्छा, इन ईच हाफ सेल मेटल प्लेट, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड, मेटल प्लेट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। हर हाफ सेल के अंदर क्या होगा, मेटल की प्लेट होगी, इज प्लेस्ड उसको रखेंगे इन मोलर सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयंस। अगर कॉपर की प्लेट है तो उसको ऐसे सॉल्यूशन में डिप करेंगे जिसके अंदर कॉपर आयंस हैं। अगर जिंक की प्लेट है उसको ऐसे सॉल्यूशन डिप करेंगे जिसके अंदर जिंक आयंस हैं। मतलब जिंक की राड होगी उसको डिप करेंगे जिंक सल्फेट के अंदर, जिंक आयंस होंगे।
कापर की रॉड को डिप करेंगे कापर सल्फेट पर, उसमें कापर आयंस होंगे। देखो हर हाफ सेल के अंदर क्या होता है, मेटल की प्लेट होती है और जिसको डिप करते हैं उसके अपने आयन के सॉल्यूशन में, अपने साल्ट सॉल्यूशन में, या साल्ट सॉल्यूशन आप लिख दो, यहां साल्ट के सॉल्यूशन में इसको डिप करेंगे, मगर साल्ट उसी मेटल की होगी। अगर कापर का लिक्विड है तो कापर की साल्ट के अंदर डिप करना। ठीक है, अगर जिंक की प्लेट है तो उसको जिंक सल्फेट के अंदर क्या करेंगे, डिप करेंगे। अच्छा, ये दोनों जो सेल्स होंगे, ठीक है, उनके बीच में एक साल्ट ब्रिज लगी होगी, क्या होती है, connected by salt bridge। साल्ट की ब्रिज होगी। मेड ऑफ KCl जेल या सोडियम नाइट्रेट जेल या अमोनियम नाइट्रेट जेल, इनको कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ये जो इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होगा वो इनर्ट होगा। इनर्ट का मतलब है उन सेल्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, उनके साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब इसके अंदर ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जो हाफ सेल्स हैं उनके साथ रिएक्शन उनका ना हो। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है ऐसी इलेक्ट्रोलाइट होगी जो इनर्ट होगी। इनर्ट का मतलब है उनके साथ रिएक्ट नहीं करेगी। जो हाफ सेल्स के अंदर सॉल्यूशन है ना, उनके साथ वो रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो अब देखो पहले इसको थोड़ा बना लेते हैं, उसके बाद आगे इसकी और भी लिख लेते हैं। ये देखो इसके अंदर हमने ये रॉड डाली हुई है। ये रॉड है जिंक की। ये रॉड किसकी है, जिंक की रॉड है, जिंक रॉड या बोलो इलेक्ट्रोड, जिंक की प्लेट। अब इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर ये डिप है और वो सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एक्वस। ये क्या है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन जिसके अंदर इसको डिप कर दिया हमने। और दूसरी साइड पर क्या है, कापर रॉड है, कापर की रॉड है और जिसको डिप किया हुआ है किसके अंदर हमने, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो है कापर सल्फेट एक्वस। तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि भाई ये जो वोल्टिक सेल है उसके अंदर 2 हाफ सेल्स होती है। ये देखो 2 हाफ सेल हैं। हर हाफ सेल के अंदर क्या कह रहा है, मेटल की रॉड डालनी पड़ेगी। अब जिसको डिप करना होगा उसके अपने साल्ट के सॉल्यूशन में। जिंक की रॉड को डिप किया जिंक सल्फेट में, कापर की रॉड को डिप किया कापर सल्फेट में, जिनकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी, क्या होगी। अच्छा, अब इन दोनों को कनेक्ट करता है एक यू शेप वाली ग्लास ट्यूब होती है।
इसको हम कहते हैं साल्ट ब्रिज। KCl जेल की बनी होती है ये। अच्छा, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सर्किट को कंप्लीट करना। ये जो साल्ट ब्रिज है ना, इसका काम क्या है? सर्किट को कंप्लीट करना। अच्छा, फिर जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, सुनो एक बात, जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है तो ये जो सॉल्यूशन है ना, अब इनके अंदर अभी तो जो समझे चार्जेस है वो बराबर है। कैसे मैं बता देता, इधर देखो, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली, क्योंकि जितनी पॉजिटिव चार्जेस है उतनी नेगेटिव चार्जेस है। भाई सॉल्यूशन में जो जिंक सल्फेट है ना, इसका मतलब है जितनी पॉजिटिव चार्ज है उतनी ही नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब है ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो आयंस का, मगर न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इनके ऊपर कोई चार्ज, ओवरऑल चार्ज कोई नहीं है। कॉपर सल्फेट के अंदर भी देखो सही है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मगर होगा क्या? होगा ये कि जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा तो जो जिंक की रॉड है वो ऑक्सीडाइज होगी। जिंक की रॉड क्या हो जाएगी? ऑक्सीडाइज होगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? लूज करेगी। अच्छा, तो जिंक आयंस बनेंगे, ये जिंक की रॉड से जिंक आयंस बनेंगे और वो जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। वो जाएंगे किसमें? तो यहां पे जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? ये जो रॉड है जिंक की, वो क्या हो रही है? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है। इलेक्ट्रॉन तो सर्किट के जरिए जाएंगे इधर, ये एक्सटर्नल सर्किट भी लगा होगा यहां पे लगा होता है वोल्ट मीटर। जो बताएगा आपको ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल पोटेंशियल बताएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन किस फोर्स, कितनी फोर्स से जो है वो एनोड से निकल करके थोड़ी तरफ जा रहे हैं। मतलब ये जो पोटेंशियल वोल्ट मीटर है, ये आपको बताएगा कि कितनी फोर्स से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकलकर एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, कितनी फोर्स से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो आपको वोल्ट मीटर से पता चलेगा। इसका मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग ज्यादा आ रही है, वोल्ट मीटर की रीडिंग ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन, या पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ज्यादा है। अगर वोल्ट मीटर कम रीडिंग बता रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इतनी फोर्स से ज्यादा नहीं निकल रहे। तो ये जो वोल्ट मीटर है ये आपको बताएगा कि कितनी फोर्स से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ है। ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या मैं बता देता हूं। इसके अंदर एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। स्पॉन्टेनियस कैसे? जो जिंक की रॉड है, जिंक की रॉड ये ऑटोमेटिक खुद क्या होगी? ऑक्सीडाइज होना शुरू करेगी खुद। जिंक जो सॉलिड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिंक आयंस में तब्दील हो जाएगा और ये जिंक आयंस आएंगे सॉल्यूशन और दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? लूज करेंगे, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। उसका मतलब है ऑक्सीडेशन किस पे होगी? जिंक में होगी। जिंक ऑक्सीडाइज होगा, जिंक ऑक्सीडाइज होगा। इसका मतलब ये जिंक की रॉड ऑक्सीडाइज होगी। ये जो जिंक की रॉड है वो क्या हो रही है? ऑक्सीडाइज हो रही है। अच्छा, अब क्या होगा? ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या हुआ? देखो आप, इसका मतलब जो जिंक का इलेक्ट्रोड है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या बना रहा है बताओ? जिंक आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तो इस जिंक आयंस किस में जाएंगे? किस में जाएंगे बताओ? सॉल्यूशन में जाएंगे जिंक आयंस, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रॉड के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रॉड के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स अंदर सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर टपक जाएंगे? इसका मतलब इस जिंक की रॉड पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है वोल्टिक सेल के अंदर, वोल्टिक सेल में जो एनोड होगा
जिस पे ऑक्सीडेशन होगी वो नेगेटिव का होगा। क्यों? मैंने रीजन बता दिया क्यों नेगेटिव का होगा। देखो नेगेटिव का इसलिए होगा क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए वो कहां पे चिपक गए, रॉड के ऊपर लगे, तो रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इन वोल्टिक सेल मैं एक पॉइंट और बता देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। इन वोल्टिक सेल एनोड इज नेगेटिव। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बात नहीं थी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये बात नहीं थी, मगर ये वोल्टिक सेल में है कि जो एनोड है वो किसका है, नेगेटिव का है। क्यों नेगेटिव का है मैंने रीजन आपको बता दिया, समझ में आ गया होगा। क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन से वो रॉड के ऊपर क्या हो गए, एक्यूमुलेट हो गए हैं, तो रॉड क्या हो गई, नेगेटिव हो, रॉड में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है। ठीक है, समझाया रहा ना। तो अच्छा अब देखो ये हो गया, आगे एंड कैथोड इज पॉजिटिव। अब तो कैथोड क्यों पॉजिटिव हुआ उसका भी रीजन बता दे, चलते आगे। तो अब देखो ये एनोड है, रिएक्शन एट एनोड, ये एनोड का रिएक्शन है जिसमें जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक आयन में तब्दील हो गया, जिंक आयन में तब्दील हो गया। वो जिंक आयन गए किसमें, सॉल्यूशन में गए। अब जब सॉल्यूशन में गए तो जिंक आयन की पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। वही देखो मेरी बात सुनो, पहले पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस क्या थी, बराबर थी। अब क्या हो गया, चार्जेस अनबैलेंस हो रही है, चार्जेस क्या हो रही हैं, अनबैलेंस। कैसे, जिंक की जो रॉड है, ये जिंक वाली रॉड, ये क्या हो रही है, जिंक आयंस खारिज कर रही है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रही है, जिंक आयंस बना रही है। तो जिंक आयंस जाएंगे अल्टीमेटली किसमें जाएंगे, तो जो लेफ्ट साइड वाला कंपार्टमेंट है ना चला, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, यहां पे अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्जेस क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। पॉजिटिव चार्जेस क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। ठीक है, अच्छा जब इलेक्ट्रॉन इस पर ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे, अच्छा अब इसको देखें, इस चीज को देखें, कॉपर आयंस में क्या होगा, ये जो कॉपर रॉड है, ये जो कॉपर आयंस है ये जाकर इलेक्ट्रोड पर चिपक जाएंगे। क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन में कॉपर आयंस है ना, ये सॉल्यूशन में जो कॉपर आयंस है वो रॉड पर जाकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, रॉड पर, तो रॉड पे पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ रही है, पॉजिटिव आयंस वहां पे गए क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन का इंतजार है कि थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, थोड़ी देर के बाद क्या है। ठीक है, कहते हैं जब बारिश आती है ना तो समुद्र के अंदर जो सिप्पें वगैरह होती है वो बाहर निकल जाती है, ताकि वो बारिश की जो बूंदे उनको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर लें या गेन कर लें या उनको निकल लें। ठीक है, तो मुंह खोल देती हैं। अब कॉपर आयंस कहां पे चले गए, रॉड पर गए, रॉड पर क्या हो गया, कॉपर आयंस एक्यूमुलेट हो गए, तो रॉड पर केटन की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ गई। इसलिए हम कहते हैं कि कैथोड क्या हो जाता है, पॉजिटिव का हो जाता है। इसमें वोल्टिक सेल के अंदर, क्यों वोल्टिक सेल में पॉजिटिव का हुआ, क्योंकि जो सॉल्यूशन में कॉपर आयंस थे वो रॉड पर जाकर क्या हो गए, जमा होना शुरू हो गए। ठीक है, वो रॉड पर जाकर जमा होना शुरू हो गए। अच्छा तो अब क्या होगा, रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड का रिएक्शन, तो कॉपर आयंस जो रॉड पर जमा हो गए हैं, सुनो, ये कॉपर आयंस जो रॉड पर जमा हुए अब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे।
किस तरह से, कहां से इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, कहां से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज होना खुद ब खुद शुरू हो गया। जिंक की रॉड उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया किसके अंदर, ओ सॉरी जिंक आयंस को लूज किया किसके अंदर, सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन सारे जमा कहां पे हो गए, रॉड पे। जब रॉड में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वो मूव करना शुरू करेंगे सर्किट के जरिए, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस एक्सटर्नल सर्किट के जरिए मूव करना शुरू करेंगे। इधर जाएंगे, किधर जाएंगे, दूसरे हाफ सेल की तरफ जाएंगे, कैथोड वाले कंपार्टमेंट में जाएंगे। अच्छा, यहां पे कॉपर आयंस ऑलरेडी रॉड पर बैठे थे, कॉपर आयंस ऑलरेडी इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो रॉड पर अक्यूमुलेट हो गए थे कॉपर आयंस। अच्छा, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन करना शुरू कर दिया और कॉपर मेटल बनना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, एनोड की साइज कम होती जाएगी, क्यों, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, उनकी रॉड ऑक्सीडाइज हो रही है, ठीक है। और जो कॉपर की राइड है वो क्या होती जाएगी, थिक होती जाएगी। क्या हो रही है, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर अवाम जो है वो थिन होता जा रहा है, हुकूमत में जो बंदे हैं वो थिक होते जा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है। इसमें भी देखो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है, इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल रहा है तो एनोड क्या हो जाएगा, खत्म होता जाएगा, एनोड की साइज क्या होती जाएगी, और कैथोड थिक होता जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर, वहां पे जो कॉपर आयंस है वो जाकर कैथोड रिड्यूस हो रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रोड तो अपनी जगह पे है ये, मगर जो सॉल्यूशन में कॉपर आयंस है वो क्या कहां पे जा रहे हैं, जो सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट था उसमें कॉपर आयंस है वो रिड्यूस हो रहे हैं। वो पहले इलेक्ट्रोड के ऊपर चपके इलेक्ट्रॉन को बनाया पॉजिटिव और फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करना शुरू कर दिया, तो वहां पे कॉपर आयंस डिपॉजिट होना, कॉपर मेटल डिपॉजिट होना शुरू हो गया। अच्छा, इसके अंदर कंपार्टमेंट में कौन सी चार्जेस कम हो जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएंगे, अल्टीमेटली नेगेटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगी। समझ में बात आ रही है ना, क्योंकि कॉपर आयंस तो चले जाएंगे किसकी तरफ, रॉड की तरफ जाएंगे, तो अल्टीमेटली इसके अंदर नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। हाँ, अब क्या होगा, फिर साल्ट ब्रिज का काम शुरू हो जाएगा। ये जो साल्ट ब्रिज है ना, इसका काम ही आयन को ट्रांसफर करना। अब देखो इधर क्या बढ़ा था, सुनो इधर क्या बढ़ा था, नहीं इसके कौन, यहां पे कौन से आयन बढ़े थे, अल्टीमेटली कौन सी चार्ज यहां पे बढ़ी थी, इस सॉल्यूशन इस कंपार्टमेंट में कौन सी चार्जेस बढ़ी थी, तो नेगेटिव आयंस इधर मूव करेंगे। जो इस साल्ट ब्रिज के अंदर नेगेटिव आयंस था, नेगेटिव आयंस यहां पे, नेगेटिव आयंस क्लोराइड आयंस यहां पे जाएंगे। साल्ट ब्रिज में जो नेगेटिव आयंस होंगे वो इधर ट्रांसफर हो जाएंगे ताकि उसको न्यूट्रल रखा जाए, इस कंपार्टमेंट को न्यूट्रल रखा जाए। अगर न्यूट्रल नहीं होगा तो करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मैं बताऊं क्यों, रीजन है, जहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, सो एक बात गौर से सुनो, यहां से मूव क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, अगर यहां पे पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, जाकर रोक लेंगे, उनके साथ बॉन्ड बना लेंगे। अगर सपोज करते हैं यहां पे जो पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे ना, तो वो क्या करेंगे, फिर गेन किसको करेंगे, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा थोड़ी देर के बाद। जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे वो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएंगे, रुक जाएगा ना इलेक्ट्रॉन का फ्लो, क्योंकि ये जो पॉजिटिव आयंस यहां पे बढ़ेंगे, पॉजिटिव चार्जेस बढ़ेंगे, वो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, जाकर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे और जिसकी वजह से उनका फ्लो को क्या करेगी। इसका मतलब है अगर ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगी साइड पर तो थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी रुक जाएगा। क्यों, वो जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगी वो जाकर किसके साथ बॉन्ड बनाएगी या किसको अट्रैक्ट करेगी, तो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगी, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन करेगी, न्यूट्रल हो जाएगी, गेन करके न्यूट्रल होने की। इसलिए हम चाहते हैं कि उनको न्यूट्रल करना है मगर उसमें इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज ना करें। किसको यूटिलाइज करें, साल्ट ब्रिज को। साल्ट ब्रिज के अंदर जो आयंस होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे। और जहां पे कौन सी चार्जेस बढ़ी थी,
नेगेटिव, तो उसके लिए कौन है? पोटेशियम आयन ट्रांसफर। इसको भी न्यूट्रल कर देगा, इसको भी क्या कर देगा, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बरकरार रहे। अदरवाइज करंट का फ्लो थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, स्टॉप हो जाएगा बस। जी नहीं नहीं यार, इसके अंदर साल्ट ब्रिज के अंदर केसीएल जेली की बनी है। साल्ट ब्रिज में जो आयन है वो ट्रांसफर होंगे। साल्ट ब्रिज में जो आयन, बात मैं कर रहा हूं साल्ट ब्रिज की, साल्ट ब्रिज है ना, वो क्या करती है, आयन को ट्रांसफर करती है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बरकरार रखने के लिए। अब आते हैं साल्ट ब्रिज। इट इज यू शेप, glass tube. Filled by aqueous solution. Of inert electrolyte. इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब उनके साथ जाकर रिएक्शन न करे, कोई और चीज न बना ले। हाँ, न्यूट्रलिटी बरकरार रहेगी, न्यूट्रलिटी को वो क्या करेगी, बरकरार रखेगी। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। कंटेंट्स केसीएल जेल, पोटेशियम क्लोराइड जेली की बनी होगी, या सोडियम नाइट्रेट जेल, या अमोनियम नाइट्रेट जेल। अच्छा, फंक्शन क्या है इसके? कंप्लीट द सर्किट, between two half cells, हाफ सेल के अंदर में जो सर्किट है उसको कंप्लीट करती है। ट्रांसफर ऑफ आयंस, ट्रांसफर ऑफ आयंस, बट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मिक्सिंग से बचाती है, सॉल्यूशन का मिक्सिंग को रोकेगी, मगर आयन को ट्रांसफर करेगी, सिर्फ आयन को ट्रांसफर करेगी। आयन ट्रांसफर होते हैं मगर सॉल्यूशन ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ आयन ट्रांसफर होते हैं। मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, both half cells, जो दोनों हाफ सेल हैं उनके अंदर न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगी, मतलब दोनों को न्यूट्रल रखेगी ताकि करंट के फ्लो में कोई दिक्कत ना आए। हाँ, अब क्या होगा, यहां पे पोटेंशियोमीटर आपको रीडिंग बताते हैं, क्योंकि एक में आपको पता है एक हाफ सेल में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, दूसरे में क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अच्छा, तो ये पोटेंशियोमीटर जो रीडिंग बताएगा ना, ये ऊपर लगा हुआ वोल्ट मीटर, ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताएगा, पोटेंशियल का फर्क, पोटेंशियल का दो इलेक्ट्रोड्स में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, ये आपको बता देगा। और ये रीडिंग बताएगा 1.1 वोल्ट। बेनिफ सेल क्या करता है,
इस रेडियल सेल में जो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आएगा? 1.1 वोल्ट। इसको हम क्या कहते हैं? ईएमएफ ऑफ द सेल या सेल पोटेंशियल। ठीक है, सेल पोटेंशियल। the electromotive force of cell. The drawing force it shows potential difference with which electron pushes from एनोड टू कैथोड। मतलब ये फोर्स ये बताएगी इलेक्ट्रॉन कितनी ताकत से जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कितनी फोर्स से जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? पुश करेगी। ये फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? धकेलेगी एनोड से कैथोड की तरफ रवाना करेगी ताकत से। इसका मतलब है जितनी ईएमएफ की फोर्स वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब उतनी ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब ये आपको बता देगी कितनी फोर्स से इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहे हैं एनोड से और कैथोड की तरफ जा रहे हैं। थ्रू एक्सटर्नल सर्किट एक्सटर्नल सर्किट में मतलब ये फोर्स है जो आपको बता देगी, इंडिकेट करेगी कि इलेक्ट्रॉन कितनी फोर्स से एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है। अच्छा, आपको ये जो ईएमएफ है आपको इसकी इलेक्ट्रोपोटेंशियल इंडिविजुअल नहीं बताएगी। मतलब ये जो ईएमएफ है ना आपको इंडिविजुअल नहीं बताएगी कि भाई इस सेल की ये जो एनोड वाला इलेक्ट्रोड है इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी है, अकेले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में नहीं बताएगी आपको। मतलब ये डिफरेंस बता देगी। क्या बताएगी? डिफरेंस बताएगी आपको। बाकी आपको ये नहीं बताएगी कि भाई जो जिंक इलेक्ट्रोड है इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी है या कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी है, ये आपको नहीं बताएगी। इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगी। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड तैयार करना होगा। क्या होगा? रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाना होगा इसके लिए। ठीक है, और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोपोटेंशियल नहीं होगी। अकेले एलिमेंट की इलेक्ट्रोपोटेंशियल को आप मेजर नहीं कर सकते। मतलब अकेले एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल है ना, जिंक की आप अलग में निकालो, ये डिफरेंस बता रही है। आप उसमें तो नहीं पता चला जिंक की क्या वैल्यू है, और ये तो फर्क है। ये इलेक्ट्रोपोटेंशियल का क्या है? फर्क बता रही है ना। ये तो नहीं बता रही कि जिंक की वैल्यू कितनी है, कॉपर की क्या वैल्यू है, ये तो डिफरेंस बता रही है। तो इसका मतलब ये ईएमएफ जो है वो डिफरेंस है। क्या है? इंडिविजुअल इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है ही नहीं इस तरह से। उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपोटेंशियल। हो गया है। अगर अकेले सेल के निकालना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपोटेंशियल। अगर आप जिंक अकेले इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, कॉपर के लिए निकालना चाहते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपोटेंशियल। तो आप इलेक्ट्रोपोटेंशियल और सेल पोटेंशियल में फर्क समझ में आ गया? सेल पोटेंशियल क्या होता है? दो जो सेल्स होते हैं ना, हाफ सेल्स, उनका जो डिफरेंस है। मतलब एक से कैथोड दूसरे क्या है? एनोड।
उनकी पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो होता है सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल। अकेले एलिमेंट अगर इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकालना चाहते हैं अकेले एलिमेंट की, तो वो उसको कहेंगे इलेक्ट्रो पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो पोटेंशियल। द डिफरेंस, ये भी डिफरेंस ही है। a potential between metal and its own salt solution। देखो ये बात कर रहा है इसकी, सुनो एक बात, ये बात कर रहा है किसकी? इसकी बात कर रहा है कि जिंक की राड और जिंक की साल्ट में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको कहते हैं इलेक्ट्रो। मतलब जिंक की राड है और उसको डिप किया किसमें? जिंक सल्फेट में, उनमें भी पोटेंशियल का क्या होगा? डिफरेंस। दो सेल्स के में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। अगर जिंक की राड है और जिंक के सॉल्यूशन है, उसमें पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो सेल पोटेंशियल नहीं है, वो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है। कॉपर की राड और कॉपर की साल्ट, उनमें जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। मगर दो जो हाफ सेल्स है ना, उनकी जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं? सेल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। अच्छा, तो ये द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन क्रिएटेड, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएटेड पैदा होता है between metal and its own salt solution at 1 molar concentration। at 25 degrees centigrade, 1 atmosphere and 1 molar concentration। अच्छा, प्रेशर तो तब आएगा जब कोई गैस है। अगर कोई गैस है तो उसके लिए प्रेशर आएगा। अगर कोई गैस नहीं है, लिक्विड है, उसके लिए दो कंडीशन फिर भी होंगी, टेम्परेचर की 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 मोलर कंसंट्रेशन। ये जो मैंने 1 एटमॉस्फेयर लिखा वो किसके लिए लिखा है? गैसेस के लिए। अगर कोई गैस है तो गैसेस होंगी तो 3 कंडीशन होंगी उसके लिए, क्योंकि उसमें भी सॉल्यूशन होगा जरूर। उसके लिए 1 मोलर, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर कितना, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल measured at 25 degrees centigrade, 1 atm and 1 molar concentration is called standard electrode potential। अच्छा, याद करो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सेल जो इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। दो हाफ सेल्स है ना, वोल्टिक सेल में क्या हुआ था तब बताओ? दो हाफ सेल थे ना, एक ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरा क्या हुआ? जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर रिड्यूस हुआ। जिंक से इलेक्ट्रॉन निकले जो किधर गए? कॉपर की तरफ गए। तो जाहिर बात है इसमें भी ऐसे ही होगा ना। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल से हमें पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा। मतलब जब कंपैरिजन करते हैं, क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं हम, क्या करते हैं? हम कंपैरिजन करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा जो इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा
रिड्यूस होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से आपको पता चल जाएगा कि एलिमेंट कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। इसका मतलब केमिकल एक्टिविटी का वैल्यू का पता चल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल से केमिकल एक्टिविटी का पता चल जाएगा। केमिकल एक्टिविटी, किसी भी एलिमेंट की केमिकल एक्टिविटी वो कितना एक्टिव है वो भी इलेक्ट्रो पोटेंशियल से पता चलेगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रो पोटेंशियल बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा था कि भाई कॉपर क्लोराइड की जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कॉपर रिड्यूस होगा, किसकी बुनियाद पर कर रहा था, इसी इलेक्ट्रो पोटेंशियल की बुनियाद पर तो कर रहा था। जब मैं कह रहा था भाई सोडियम क्लोराइड के एक्यूसेशन इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो सोडियम आयन रिड्यूस नहीं होंगे, हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होंगे, तो वो कहां से प्रिडिक्शन कर रहा था, इसी इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू से मैं प्रिडिक्ट कर रहा था। देखो मैं बता देता हूं, आप लोगों का जो टेस्ट होता है वो आपके लोगों की परफॉर्मेंस है या नहीं, किसी कम नंबर आता है किसी के ज्यादा, वो मैं अंकित नहीं कर रहा हूं। वैसे भी वहां से टीचर एक प्रिडिक्ट करता है। टीचर की प्रिडिक्शन कहां से होती है भाई, हमें कैसे पता चला, अगर हमें पेरेंट्स हमें कोई पूछता है कि भी हमारे बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में बताए तो हम क्या देखेंगे भाई, बच्चे के चेहरे पे तो नहीं देखेंगे आप, ठीक है, मगर देखेंगे किसके उसके रिजल्ट, जो सपोज करते हैं उसका डिफरेंट टेस्ट के अंदर क्या रिजल्ट रहा है, उसका एवरेज कितना है। खिलाड़ी का एवरेज देखते हैं ना, वो बताते हैं कि भी इसका एवरेज अच्छा है, ठीक है, इसका मतलब भी अच्छी गेम खेलेगा। तो इस तरह हम स्टूडेंट्स का भी एक एवरेज हम देखते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं, वहां से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स किसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, क्योंकि जिले के अंदर भी कंपटीशन है ना, इनका भी है इलेक्ट्रॉन कंपटीशन, एक ऑक्सीडाइज होना दूसरे को रिड्यूस होना है, एक ही जीत होगी एक ही हार होगी, होता नहीं इस गेम में। इसमें जब दो हाफ सेल को जोड़ेंगे ना, दोनों ऑक्सीडाइज तो नहीं होंगे, दोनों रिड्यूस भी नहीं होंगे, एक को ऑक्सीडाइज होना है दूसरे को रिड्यूस होना है। अब उसका डिसीजन कहां से होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल में भी है, होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में भी होगी या नहीं होगी, वैल्यू में साइन का फर्क होगा, वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है उसको मेजर करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1% प्रेशर भी 1 मोल, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, इन आईपिक सिस्टम, अच्छा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सुन लो, can be used to predict प्रिडिक्ट करने के लिए कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा कौन सा रिड्यूस होगा, इसको प्रिडिक्ट करने के लिए, या प्रिडिक्ट केमिकल एक्टिविटी। ऑफ एलिमेंट, मतलब हम प्रिडिक्शन वहां से करते हैं, उस वैल्यू को देखकर बताते हैं, उस वैल्यू उसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है उसके बारे में, उसकी केमिकल एक्टिविटी के बारे में, कि वेदर एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा, लूज करेगा या गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन का लूज होना या गेन होना, ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से प्रेडिक्शन होगी, उसकी प्रेडिक्शन वहां से होगी। अच्छा, इन आईपिक सिस्टम में we use स्टीरियो रिडक्शन पोटेंशियल, क्या यूज करते हैं, स्टीरियो रिडक्शन पोटेंशियल क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। हाँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मगर
जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, वहां से आपको डिसाइड करना है कि कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा. द एलिमेंट with negative value of reduction potential the element with negative value of reduction potential are reducing agent. undergo oxidation, उनमें ऑक्सीडेशन होगी, उनमें ऑक्सीडेशन होगी जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव, मतलब जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल पूरी नेगेटिव है तो वो समझे ऑक्सीडाइज होगा. हाँ, फिर जितनी ज्यादा नेगेटिव की होगी उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होगा. हाई द नेगेटिव वैल्यू of reduction potential, stronger is reducing agent, उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा जितनी वैल्यू उसकी हाई नेगेटिव होगी. और सबसे हाईएस्ट नेगेटिव याद है इसकी है, लिथियम की है. लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ये, ठीक है. द एलिमेंट विद द पॉजिटिव वैल्यू of reduction potential are oxidizing agents. तो oxidizing agents gain electron undergo reduction. मतलब गेन इलेक्ट्रॉन करेंगे और रिडक्शन होगी. तो इसका मतलब हुआ कि वो जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड था कॉपर वाला, उसमें जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल कम थी इसलिए वो ऑक्सीडाइज हो गया. और कॉपर की वैल्यू क्या थी, मतलब यही प्रेडिक्शन करते ना, अगर जिंक और कॉपर को हमारे सामने हो, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब प्रेडिक्शन ने क्या की, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी, माइनस की मतलब कम है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू माइनस की तो मतलब कम है ना, माइनस की वैल्यू, तो वो ऑक्सीडाइज होगा. और दूसरा क्या होगा, रिड्यूस होगा जिसकी पॉजिटिव की वैल्यू होगी. जितनी ज्यादा पॉजिटिव की होगी उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. तो इसका मतलब है हाई पॉजिटिव वैल्यू of reduction potential strong oxidation. अगर दो वैल्यू एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पॉजिटिव है दोनों की, तो जिसकी ज्यादा पॉजिटिव होगी वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उसके अंदर रिडक्शन होगी. और जिसकी कम होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक को लूज करना है, दूसरे को क्या करना है. तो इसमें एक्चुअली कंपैरिजन होगी, बस दो एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल की कंपैरिजन होगी. अच्छा, अब हम आते हैं कि आखिर रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर कैसे करेंगे. ये तो कहानी दूसरी मैं बता रहा हूं आपको. रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी एलिमेंट की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजर कर ही नहीं सकते, मतलब किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आप वैल्यू को मेजर
नहीं कर सकते। मगर इसका मतलब ये भी आपको निकलेगी कंपैरिजन से। क्या निकलेगी? कंपैरिजन से निकलेगी। मगर कंपेयर किसी एक एलिमेंट से करना पड़ेगा सब। भाई देखो ना, सिंगल इलेक्ट्रोपोटेंशियल का वैल्यू तो मेजर ही नहीं कर सकते। अब एक बंदे का मुकाबला किसी और के साथ करेंगे तो क्या होगा? सारी बात है, वो कहते मैं फर्स्ट ही बस। कोई एक ही बंदा हो ना तो फर्स्ट पोजीशन उसी की आनी है बस। जब किसी के साथ मुकाबला होगा तो पता चलेगा फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है। तो इसका मतलब है अकेले एलिमेंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप सिंगल इलेक्ट्रोड के नॉट भी मेजर। We cannot measure absolute electric potential. एब्सोल्यूट का मतलब है एक्यूरेट एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एलिमेंट की मालूम होगी भी नहीं। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यूज आपको गिवन है वो भी कंपैरिजन वाली वैल्यूज है, किसी के साथ कंपेयर करके निकाला रहा। जाहिर अब एक में ऑक्सीडेशन की दूसरे में रिडक्शन होगी तभी तो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, वी कैन डिटरमाइन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओ सॉरी, रिलेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेटिव का मतलब है कंपैरिजन, रिलेटिव का मतलब रेशियो से करेंगे। वी कैन डिटरमाइन रिलेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, मगर एब्सोल्यूट को नहीं निकाल सकते। फॉर रिलेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और definition of relative electric potential to use reference electrode. क्या लेंगे? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मतलब सबको एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करना होगा। फिर अब एक एलिमेंट को एक के साथ कंपेयर करें, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ कंपेरिजन करेंगे तो फिर तो सही नहीं है। जैसा मैं बता देता हूँ, अगर कंपैरिजन में मैं बता देता एक बात, कंपैरिजन में एक जैसा पेपर होता है तो सब बच्चे को कोई शिकायत नहीं होती। मगर इससे पहले पीएमसी वालों ने जो है वो ऑनलाइन पेपर लेते थे जिसमें पेपर डिफरेंट होता था। पेपर क्या था? डिफरेंट, मतलब एक सुबह के मॉर्निंग में पेपर अलग होता था, इवनिंग में अलग होता, दूसरे दिन अलग होता था पेपर। तो बच्चों को ये शिकायत थी कि सर उनको पेपर हमें आसान मिल गया, हमें मुश्किल मिल गया, या ये किसको कोई बायो की शिकायत कर रहा था, बायो हमारे पास हार्ड आई थी, कोई कहता है केमिस्ट्री हार्ड है, कोई कहता है फिजिक्स। क्योंकि वो कंपैरिजन मेरे हिसाब से सही नहीं। मतलब आप पहले सिंपल क्वेश्चन दिए, मगर बच्चे के जहन में ये शिकायत है, जो रह जाएगा ना उसके जहन में ये मतलब होगा कि मैं रहा हूँ उसकी जैसे। अगर पेपर एक जैसा होता हो सकता मिस्टेक हो जाता। इसमें भी ऐसा करना है, ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट एक के साथ कंपेयर करें, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ कंपेयर करें, दूसरे को शिकायत हो जाएगी सर उसके लिए मेरे लिए जो आपने एलिमेंट लिया था वो ज्यादा हार्ड था और दूसरे के लिए जो लिया था वो सिंपल था। वो इस तरह नहीं है, एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करना होगा। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब एक साइड पर इलेक्ट्रोड आपको सेम रखना होगा।
और बात कंपेयर करना होगा, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं हम। अच्छा, वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको लिखा जाता है शीट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन प्रोटोन। फिक्स्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जीरो पॉइंट जीरो वोल्ट। अब तो इसकी भी हमने वैल्यू फिक्स की है 0.0 वोल्ट, 0. अच्छा, तो ताकि जब दूसरी के सेल के साथ कंपेयर करें तो जीरो वैल्यू प्लस होगी या माइनस होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है हाइड्रोजन की वैल्यू अब हमने अपनी मर्जी से फिक्स किया 0.0। रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसकी वैल्यू हमने अपनी मर्जी से क्या कर दी, फिक्स की। कंपैरिजन तो करनी है ना, तो उसकी वैल्यू हमने क्या की, अपनी मर्जी से उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फिक्स किया 0.0। इसका मतलब है जो हाइड्रोजन आयंस हैं उनकी रिडक्शन पोटेंशियल 0.0 वोल्ट रखी गई है कंपैरिजन के लिए। और ये वैल्यू है हम अपनी मर्जी से फिक्स किए, मर्जी से इसको वैल्यू को फिक्स किया है। तो इसका मतलब है जो हाइड्रोजन आयंस है जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगी, 0.0। और ये कंपैरिजन किसके लिए है, कंपैरिजन। इसका मतलब है अगर जिंक इलेक्ट्रो पोटेंशियल आपको निकालना चाहते हैं, एब्सोल्यूट तो मिलेगी नहीं, रिलेटिव जो मिलेगी ना वो हाइड्रोजन से कंपेयर करके निकालते हैं। कॉपर की एब्सोल्यूट नहीं मिलेगी, रिलेटिव मिलेगी, तो उसके लिए भी हाइड्रोजन से कंपेयर करना है। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रो पोटेंशियल सब के सब हाइड्रोजन से कंपेयर करके निकाली गई वैल्यू। ठीक है, तो सबके सभी हाइड्रोजन से कंपेयर की। मतलब एक सेट का इलेक्ट्रोड जो होगा हाफ सेल हाइड्रोजन होगा और दूसरी हाफ साइड पे हाफ सेल होगा, वो क्या होगा, उस एलिमेंट की होगी जिसका आप इलेक्ट्रो पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं। तो ये हमारा पेज सेव हो गया। न्यू पेज, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो नाम अदर से लेना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ प्लैटिनम प्लेट या प्लैटिनम रॉड, प्लैटिनम की रॉड होगी। अब क्योंकि रॉड होता ये कि जब इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो उसमें मेटल की रॉड लगती है ना, जो इलेक्ट्रोड बनता है वो कैसे बनता है, मेटल की रॉड को डिप करते हैं उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में। जैसे कॉपर की प्लेट को डिप किया कॉपर सल्फेट में, जिंक की प्लेट को डिप किया जिंक सल्फेट में। अब हाइड्रोजन की प्लेट तो बन नहीं सकती, हाइड्रोजन गैस उसकी प्लेट नहीं बन सकती। तो हाइड्रोजन गैस किसकी बनी होती है, प्लेट किसकी बनी होती है, प्लैटिनम प्लेट बनी, प्लैटिनम प्लेट होती है, प्लैटिनम की रॉड होती है। ठीक है, dipped in, placed in 1 molar solution of sulfuric acid which contains hydrogen ions
सर हाइड्रोजन को, उसके अंदर आयंस तो हाइड्रोजन के होने चाहिए। आयंस किसके होने चाहिए? जरा को डिप करना हाइड्रोजन आयंस के अंदर, ठीक है। हाइड्रोजन गैस, इस कंटिन्यूसली पास है। हाइड्रोजन गैस को मुसलसल क्या करेंगे? कंटिन्यूसली पास करेंगे थ्रू प्लैटिनम प्लेट। प्लैटिनम रॉड। अच्छा, हाइड्रोजन गैस इज एडजॉर्ब, एक होती है एब्जॉर्ब होना, एक होती है एडजॉर्ब का मतलब एक्यूमुलेट होना। मतलब हाइड्रोजन जो गैस है वो प्लैटिनम प्लेट के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाती है। क्या हो जाती है? मतलब प्लैटिनम प्लेट के ऊपर जो तह चढ़ जाएगा हाइड्रोजन का, मतलब प्लैटिनम प्लेट नजर ही नहीं आएगी, उसके ऊपर मेकअप हाइड्रोजन का होगा, हाइड्रोजन गैस का होगा। तो उसका मतलब उसका जो असली चेहरा है वो छुप जाएगा और नजर क्या आएगा? हाइड्रोजन गैस, क्योंकि उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाती है। उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस को मुसलसल पास करते हैं और हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन ऑन प्लैटिनम रॉड, और इससे लगेगा जैसे हाइड्रोजन की बनी हुई है। प्लैटिनम रॉड नहीं है मगर ये है क्या? हाइड्रोजन की बनी हुई है, ठीक है। अब इस तरह होता है ये प्लैटिनम की रॉड है, मगर इसके अंदर इसके हाइड्रोजन गैस को पास करके यहां से हाइड्रोजन गैस क्या होती है? पास हो रही है। तो ये समझे, यहाँ के इर्द गिर्द इसके क्या होगा? ये प्लैटिनम रॉड है मगर इसके इर्द गिर्द क्या है? बाहर इसको कवर किसका है? मतलब उसके ऊपर बाहर जो कवर है वो समझे क्या है? मतलब प्लैटिनम की प्लेट है मगर उसके बाहर जो कवर है किसका है? हाइड्रोजन का। इर्द गिर्द उसके हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब प्लैटिनम प्लेट को हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है? एक्यूमुलेट हो जाती है, क्या चढ़ जाता है हाइड्रोजन का इसके गिर्द, और इसको दिल किया है कि इसके अंदर 1 मोलर अब जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आपको मेजर करनी है, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आपको मेजर करनी है उसको कंपेयर किसके साथ करना है? हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करना है। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो यहां पे पता चल जाएगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है या ज्यादा। तो याद करो जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम होगी वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा, हाइड्रोजन रिड्यूस होगी। जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगी, जैसे लिथियम की कम है, सोडियम की कम है, पोटेशियम की कम है, जिन एलिमेंट्स की अल्कली मेटल्स की, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की हाइड्रोजन से कम है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ये सब के सब क्या होंगे? ऑक्सीडाइज होंगे। एक है फ्रिक्शन और एक है WY, यानी कि आपको मैं पहले बता चुका हूं, जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ऑक्सीडाइज होता है। वो क्या होता है? चलो अब क्या करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन गया ये। अब हम दूसरा लेते हैं जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक की मालूम करना चाहते हैं, ये लिखा जिंक इलेक्ट्रोड बना रहे हैं। अच्छा, जिंक इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा? कोई भी इलेक्ट्रोड बनाने के लिए राड होती है, कोई भी इलेक्ट्रोड बनाना तो क्या करेंगे? राड लेंगे। ये जिंक की राड है। इसको ब्रिक किसमें करेंगे? 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। यहां पे क्या आ जाएगा? साल्ट ब्रिज जाएगी।
साल्ट ब्रिज, एसीएल जेल बनेगी, सर्किट को कंप्लीट करेगी। अच्छा, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर होगा, या वोल्ट मीटर, आपको रीडिंग बताते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, तो मैं बता देता हूँ, अकेले जिंक की और नहीं होगी, जिंक और हाइड्रोजन की क्या होगी, डिफरेंस होगा, मगर एक्चुअली ये अकेले इलेक्ट्रोपोटेंशियल हो नहीं सकती, इससे कंपेयर किसके साथ किया, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोपोटेंशियल जीरो होगी, इसलिए जीरो, अगर माइन कम होगा या बढ़ेगा तो कोई फर्क नहीं। अच्छा, पोटेंशियोमीटर रीडिंग बताएगा आपको 0.764, कितने रीडिंग बता रहे, 0.76, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो वो जिंक से है, किधर है, हाइड्रोजन की तरफ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से है, किसकी तरफ, हाइड्रोजन की तरफ। इसका मतलब है जिंक ऑक्सीडाइज होगा, जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और हाइड्रोजन रिड्यूस होगा। जिंक मतलब ये रेशियो बता रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपको बता देगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेटल से हाइड्रोजन की तरफ है, इसका मतलब ये हुआ कि जिंक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, टू माइनस में, क्योंकि हाइड्रोजन की तो जीरो है, जिनकी वैल्यू हाइड्रोजन से कम होती है वही ऑक्सीडाइज होती है, मतलब हाइड्रोजन के मुकाबले में हाइड्रोजन के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, हाइड्रोजन की वैल्यू तो हमने 0.0 रखी है, हाइड्रोजन रिड्यूस हो रही है और मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका मतलब है मेटल की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या है, कम है, क्योंकि ये जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये जिंक की क्या है, इसका मतलब ये जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्यों जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है, जो पोटेंशियोमीटर रीडिंग दे रहा है वो जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों मैं कह रहा हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की हवा से, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, पोटेंशियल ऑक्सीडेशन, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, पोटेंशियल भी क्या होगी, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, हाइड्रोजन से कम हो जाएगी। देखो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगी बताओ, जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगी माइनस का 0.76, उसका मतलब हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं। अच्छा, ये जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिंक की क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगी, माइनस की होगी, इसका मतलब है जिंक की वैल्यू कम है हाइड्रोजन के मुकाबले, किसके रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि स्टैंडर्ड जो ले रहे हैं वो रिडक्शन, स्टैंडर्ड क्या लिखते हैं, रिडक्शन। अच्छा, इसका मतलब है हाइड्रोजन की कितनी वैल्यू है, हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल कितनी है, 0.0। इसका मतलब है जिन रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगी वो कंपैरिजन सेल में क्या होंगे, तो क्या मैं लिखूंगा जो पॉइंट कल मैं ये लिखूंगा ना, एनी पॉइंट का एलिमेंट विद नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, आप बोलेंगे से इधर रिडक्शन माइनस का ही नहीं, आप कैसे माइनस की कर रहे हो, वही ऑक्सीडेशन है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने माइनस लगाई नहीं है प्लस की, मगर इसकी रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगी, माइनस की होगी, तो रिडक्शन पोटेंशियल में मैं बात की रिडक्शन पोटेंशियल कर रहा हूं, नेगेटिव वैल्यू और रिडक्शन पोटेंशियल अंडरगो क्या होगा, क्या हो रहा है भाई इसमें, अंडरगो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इन कंपैरिजन से, इन रेफरेंस लिखो बस,
पेन, connected with the hydrogen electrode, बस hydrogen electrode। तो इसका मतलब है जितने भी एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की होगी वो सब के सब क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे, अंडरगो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन को क्या होगी, रिड्यूस होगी और इनमें ऑक्सीडाइज होगी। ठीक है, जिनकी भी नेगेटिव वैल्यू होगी रिडक्शन की, वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होगी, ऑक्सीडाइज। और ये जो पोटेंशियल रेटिंग बता रहा है ये उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली वैल्यू बता रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नहीं बता रहा। रिडक्शन पोटेंशियल इसकी ये नहीं, खुद निकालेगा जो माइनस की है। और हाइड्रोजन के मुकाबले में ये क्या है, कम है, इसलिए जो एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा, और हाइड्रोजन को भी क्या होगी, और ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हाइड्रोजन को कंपेयर करते हैं कॉपर के साथ। मैंने एक एलिमेंट लिया है नेगेटिव वाला, एक ले रहा हूं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वाला। अब हाइड्रोजन को कंपेयर करें कॉपर के साथ। कॉपर रॉड ली मैंने, डिप किया किसके अंदर, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, उसके अंदर डिप कर दिया। अब दूसरा इलेक्ट्रोड किसका लेना है भाई, वही प्लैटिनम की प्लेट लेनी है। और इसको मेकअप करवाना है किसका, हाइड्रोजन का। यहां से हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये चीज मैंने शायद पहले नहीं लिखी थी, यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अच्छा, हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जाएगी और इर्द गिर्द क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। और इसको डिप करेंगे किसके अंदर, 1 मोलर सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन आयन के लिए इसमें क्या पर। अच्छा, साल्ट ब्रिज है जो सर्किट को कंप्लीट करेगी। कराया टेस्ट, वो स्पॉन्टेनियस तरीके से होता है, स्पॉन्टेनियस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, खुद खुद किसके कहने पर नहीं, खुद खुद फ्लो करेगा। अच्छा, आपको तो ये पोटेंशियल मीटर लगा हुआ या वोल्ट मीटर आपको रीडिंग बता दे। मगर अब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो हाइड्रोजन से है मीटर की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो मीटर से हाइड्रोजन की तरफ नहीं है, मगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है हाइड्रोजन से मीटर की तरफ है। इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं और इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। भाई इधर जाकर क्या करेंगे, कॉपर आयंस प्रोड्यूस करेंगे, क्या हो जाएगा, जहां अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या करेंगे, आकर कॉपर आयंस को क्या करेंगे, क्योंकि ये जो कॉपर आयंस हैं ये राड पर चले जाएंगे। कॉपर सल्फेट में जो कॉपर आयंस है कहां पे गए, कभी कभी उसका इमदाद का आसरा होता है, लोग आकर एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ मिलने का आसरा होता है। तो कॉपर आयंस को भी कुछ मिलने का आसरा है, तो ये राड पर क्या हो जाते हैं, तो बैठे होते हैं इंतजार, इलेक्ट्रॉन के इंतजार में। जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, कॉपर मीट में तब्दील हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा, इस कंपार्टमेंट में होगा क्या, कौन सी चार्ज बढ़ जाएगी,
नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर आयंस जैसे ही जाएंगे राड की तरफ जाएंगे, राड पर एक्टिवेट होंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, रिड्यूस हो जाएंगे कॉपर आयंस। तो जहां पे नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। तो नेगेटिव आयंस को न्यूट्रल करने के लिए साल्ट ब्रिज की तरफ कौन से आयन भेजेगी, पोटेशियम आयंस। साल्ट ब्रिज हुक्म करेगी पोटेशियम को, भाई जाओ इधर जाकर न्यूट्रल कर दो, क्या कर दो, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। अब आते हैं उस तरफ जहां पे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो रही है। ये जो हाइड्रोजन गैस है ये क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज, मतलब हाइड्रोजन गैस हो रही है ऑक्सीडाइज। किसमें तब्दील हो रही है भाई, हाइड्रोजन आयंस में। और इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन से राड पर लगेंगे, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, तो राड को क्या कर देंगे, नेगेटिव करेंगे राड को, तो ये एनोड हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये फ्लो। अच्छा ये हाइड्रोजन आयन जाएंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में ऑलरेडी हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं, या नहीं, हाइड्रोजन आयंस ऑलरेडी मौजूद हैं, मगर इसकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली क्यों, जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, मगर ये हाइड्रोजन आयन ने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे बढ़ा दिया। अब साल्ट ब्रिज किसको हुक्म देगी, क्लोराइड आयन को बोलेगी, भाई क्लोराइड आयन कि भाई आप इधर जाओ, आप जाकर ब्रिज को न्यूट्रल करो, इनको इस तरह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करें। मगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरह का फायदा करते, कहां से आई, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन एनोड है, हाइड्रोजन एनोड था। अच्छा उस केस में क्या था पहले आने, इस केस में क्या था बताओ, इसमें जिंक एनोड है और हाइड्रोजन कैथोड। इस ऊपर वाले केस में क्या था, जिंक जो था एनोड पर था, जिंक इज एनोड एंड हाइड्रोजन इज एनोड। मतलब जिंक जो इलेक्ट्रोड था वो एनोड का काम कर रहा था, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैथोड का काम कर रहा था। अगर इस केस में क्या है, हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड है और कॉपर का इलेक्ट्रोड क्या है, अच्छा मतलब यहाँ पे कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, कॉपर आयंस क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं कॉपर आयंस। तो कॉपर जो आयंस होंगे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, कॉपर में तब्दील हो जाएंगे। तो ये जो पोटेंशियल रेटिंग बताएगा सर, ये बताएगा 0.34, ये कॉपर की क्या होगी, क्योंकि हाइड्रोजन को 0 कंसीडर की जाती है, हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है 0 कंसीडर की जाती है, तो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 कॉपर रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसका मतलब कॉपर की वैल्यू हाइड्रोजन के मुकाबले में ज्यादा है, हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल तो 0.0 बोलते हैं, कॉपर की क्या है 0.34, ज्यादा है ना। अगर इलेक्ट्रो पोटेंशियल किसी भी एलिमेंट की हाइड्रोजन से ज्यादा होगी, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगी, हाइड्रोजन क्या होगी, और मेटल जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। मेटल क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो आप देखो मेटल रिड्यूस होगा, कॉपर रिड्यूस होगा, और कॉपर की वैल्यू 0.34 है। ये आप रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर आप कॉपर की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हो। ये एक्चुअली जो आपको जो ये रीडिंग बता रहा है ना, ये रीडिंग आपको रिडक्शन पोटेंशियल बता रहा है, इसमें कॉपर रिड्यूस हो रहा है। और जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता रहा है, जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता रहा था, क्या बता रहा था जिंक, क्योंकि इसमें जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका मतलब है ये जो वोल्ट अपना जो हमने ये वोल्टिक सेल बनाया है ना, वोल्टिक सेल में आपको इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन का पता चल जाएगा कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन, तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, फिर जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल हमने खुद कैलकुलेट की। ऐसे कॉपर के हमें रिडक्शन पोटेंशियल मिल रही है,
क्या मिल रही है कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल मिल रही है। तो इसका मतलब है कॉपर की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी वो किसकी होगी, मैं इसको साइन का चेंज करूँ, ठीक है, साइन का फर्क होगा, ठीक है, समझ में आ रही है। इसका मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगी, और ये क्या होगी, इसका रिएक्शन इस तरह हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो जाएगी हाइड्रोजन आयंस में, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और कॉपर के जो आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे कॉपर में, तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन हुई है, इसके अंदर क्या हुई है, और ये स्पॉन्टेनियस रिडक्शन खुद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, हाइड्रोजन गैस प्लस कॉपर आयंस, फिर हाइड्रोजन आयंस प्लस कॉपर में। अच्छा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आपको इसको इस तरह लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस से जिसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं, हाइड्रोजन गैस से हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं, ये साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज, ये 2 लाइनें किसकी हैं, साल्ट ब्रिज की, ये साल्ट ब्रिज है, जो शो किया गया ना, साल्ट ब्रिज है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है, कॉपर की तरफ है, ये कॉपर आयंस हैं जिनकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, कॉपर में तब्दील होगी सल्फर, ये इस तरह रिएक्शन लिखा जा सकता है। इसका मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रही है और इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, कॉपर आयंस की तरफ, कॉपर रिड्यूस हो रहा है। तो एक वोल्टिक सेल है, ये क्या है, वोल्टिक सेल ये बता रहा है कि हाइड्रोजन क्या हो रही है, हाइड्रोजन क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज, और कॉपर क्या हो रहा है। अच्छा, अगर उस वोल्टिक सेल को लिखोगे आप लोग, चलो मैं आगे लिख देता हूँ उसी वोल्टिक सेल को, उसी वोल्टिक सेल को, वो इस तरह हो जाएगा, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीडेशन होगी जिंक के अंदर। अच्छा, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, इसका मतलब जिंक की जो रिडक्शन पोटेंशियल कम, तभी ऑक्सीडाइज, जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल कम की तभी ऑक्सीडाइज हुआ हाइड्रोजन के मुकाबले में। इसका मतलब है सबका मुकाबला हाइड्रोजन के साथ, सबका मुकाबला क्या है, हाइड्रोजन के साथ है। और ये जितने भी एलिमेंट्स हम रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कंपेयर करके निकाली गई है, तो उस कंपेरिजन में हाइड्रोजन की वैल्यू 0.0 है, या हाइड्रोजन से कम होगा तो माइनस का होगा, हाइड्रोजन से ज्यादा जो रिडक्शन पोटेंशियल वो किसका होगा, प्लस का होगा। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस होंगे, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, और किसमें तब्दील होगी, हाइड्रोजन गैस में, इसके अंदर क्या होगी, रिडक्शन हुई है। अच्छा, अब आ जाओ, वो इलेक्ट्रॉन 2 भी कैंसिल हो गए, जिंक प्लस हाइड्रोजन आयंस, फिर जिंक आयंस प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिडक्शन। स्पॉन्टेनियस रिडक्शन का मतलब है कि किसी की हेल्प से नहीं होगा, खुद हो जाएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस वो होता है जो खुद न हो, ये स्पॉन्टेनियस रिडक्शन है। इसको लिखेंगे कैसे हम, इसको लिखना इस तरह से, जिंक सॉलिड है, ये जिंक आयन में तब्दील हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इनकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, ये साल्ट ब्रिज है, 2 लाइनें साल्ट ब्रिज की हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर जा रहा है, हाइड्रोजन आयंस की तरफ जा रहा है, और वो हाइड्रोजन आयंस जिनकी कंसंट्रेशन 1 मोलर थी, किसमें तब्दील हो गया, हाइड्रोजन गैस जिसका प्रेशर करना होगा एटमॉस्फेयर, और प्लैटिनम, क्योंकि प्लैटिनम राड का बना होता है, देखो ये हो गया। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रो पोटेंशियल इससे कंपेयर करके निकालें। अच्छा, अब आते वापस, अच्छा अब आते हैं डेनियल सेल की तरफ।
जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड। अब मुझे बताएं क्या होगा इसके अंदर, पर तो आपको पढ़ा लिया पहले भी नहीं। जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड हो, एक में जिंक की राड हो जो जिसको जिंक सल्फेट में ट्रीट कर दे, दूसरे में कॉपर की राड हो जिसको कॉपर सल्फेट में ट्रीट कर दे, बीच में साल्ट ब्रिज लगी हो। ऑक्सीडाइज कौन होगा? कौन होगा ऑक्सीडाइज? कैसे पता चला जिंक ऑक्सीडाइज होगा? क्योंकि हमने हाइड्रोजन से कंपेयर किया है हाइड्रोजन के, तो पता चला कि जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल है वो है। देखो दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल मैं दे देता हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर करके भी आप निकाल सकते हैं। दोनों एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर करो। जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल है -0.764, हाइड्रोजन से कंपेयर